डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात का पहला नतीजा आ गया। अब ट्रंप ने एक हफ्ता और दे दिया ईरान को। ये नतीजा कैसे निकला, क्यों निकला और इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे और मुलाकात की कुछ अंदरूनी कहानियां भी पहली मरतबा आपके सामने रखेंगे और उसमें से ताकि आप तजिया कर सकें। और पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, कमाल क्या किया है ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ इसराइल शदीद गुस्से में है और इस गुस्से में वो क्या करना चाहता है ये भी इसी व्लॉग में मुलाहिजा करेंगे। और साथ साथ इसराइल के अंदर से अब बगावत उठनी शुरू होगी, आवाजें उठनी शुरू हो गई। नेतन्याहू फंसा हुआ नजर आ रहा है, कैसे ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने धोखा दे दिया और पूरी तरह मोदी फंस चुका है, बदनाम हो गया, बेइज्जत हो गया, कैसे ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और साथ ही हमने आपके लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को टच कीजिए ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, ऐसे लग रहा है कि जैसे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो हमारे फील्ड मार्शल के मुरीद हो गए हैं। अब जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के बाद लोगों की उम्मीदें तो बहुत सारी थी, किसी कोई पॉजिटिव थी, कोई डरा हुआ था कि क्या होगा। लेकिन जब फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू की तो अब वो गुफ्तगू मैं आपको, वैसे तो आपने सुनी ली होगी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई। एक एक जुमला उनका नपा तोला था, आपने उन्हें कभी देख के पढ़ते हुए नहीं सुना होगा। वो फिल्मती बोलने वाले बंदे हैं, जो उनके दिल में आता है वो बोल देते हैं। लेकिन कल मुलाकात के बाद एक एक चीज वो देख के बात कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी थकी हुई महसूस हो रही थी। ये हम आपको कंप्लीटली डिसाइफर करके बताएंगे कि एक्चुअल मुलाकात में हुआ क्या। और इसके अंदर एक इंटरनल स्टोरी भी है जो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि पूरे मीडिया में अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, वो भी बताएंगे आपको इसी चैप्टर में। तो चौधरी साहब बताइए, आपको किसने कहा कि मैं बताऊंगा वो? आपने कहा तो आपने धोखा दे दिया। अच्छा फर्क, आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान है करलियन ल्यूट, उसका मैसेज आ गया है, बल्कि उसने ज़ाहिर मीडिया ब्रीफिंग की है और उसके अंदर उसने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने अब 2 हफ्ते दे दिए, 2 हफ्तों में वो फैसला करेंगे कि उन्हें इस सारे सिनेरियो के अंदर जंप इन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और वो सारे मुआहदा करना चाहते हैं, मामलात को समेटना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो अब उस तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की पहली कामयाबी तो ये हो गई, पाकिस्तान ने ज़ाहिर कन्विंस किया फील्ड मार्शल ने डोनाल्ड ट्रंप को कि आप हमें मौका दें, हम राज़ी कर लेंगे ईरान को। तो मुझे लगता है कि इस मुलाकात का पहला नतीजा आ गया है जो ईरान को अब बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। और इस दौरान ईरान जो है मुझे लगता है कि वो फटियाँ पकेड़ देगा इसकी, इसराइल की। ऐसा ही होता है ना, फटियाँ उखेड़नी होती, फटे चक देगा। मुझे लगता है कि वो चक देगा और बाकी मामला ज़ाहिर है फिर आगे चल के हम बात भी करेंगे इस पर। अच्छा, इस तरह है कि जो अगर आप पीछे चले जाए ना तो मियां नवाज शरीफ के दौर में, जो उनका आखिरी दौर था, उस वक्त बिल क्लिंटन ने मियां नवाज शरीफ को बुलाया था और वो बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग थी। और उस मीटिंग के अंदर मियां नवाज शरीफ को वाइट हाउस के अंदर ठहराया गया था। और वो 100% जब आप गेस्ट होते हैं, स्टेट गेस्ट होते हैं, तो फिर आपको ये प्रिविलेज दी जाती है, वरना आपको होटल में ठहराया जाता है या दूर ठहराया जाता है या अपना बंदोबस्त खुद किया जाता है। जैसे कि इमरान खान साहब जो थे वो स्टेट गेस्ट थे, लेकिन उनका जो रिहाइश का बंदोबस्त था वो अपना था, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था। और उनको ये प्रिविलेज नहीं दी गई थी। तो आप ये समझें कि बिल क्लिंटन का दौर जो था उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को ये प्रिविलेज दी गई, उनको ये ऑनर किया गया कि उन्हें बाकायदा वाइट हाउस के अंदर ठहरा के प्रॉपर 100% स्टेट गेस्ट उनको तस्लीम किया गया था। उसके बाद अब जाके ये आप ये समझें कि 27-28 साल बाद जाके दोबारा ये मौका है कि पाकिस्तान को इज्जत मिली है। और इसके अंदर भी यूनिकनेस ये है कि जो जनरल आसिम मनीर है फील्ड मार्शल, वो ना प्रेसिडेंट है ना ही वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ आर्मी चीफ हैं। तो आर्मी चीफ को इतनी ज़्यादा इज्जत, प्रिविलेज, ऑनर मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका की हिस्ट्री में कभी दी गई हो, पाकिस्तान की 75-76 साल की हिस्ट्री। उसके अलावा भी किसी जनरल को इस तरह से नहीं मिला, इस तरह नहीं मिला कि प्रेसिडेंट जो है वो आर्मी चीफ को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फुल कैबिनेट के साथ जब एक प्रेसिडेंट मिल रहा है तो फिर आप आर्मी चीफ को अपने बराबर समझ रहे हैं। तो दूसरा, आज तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा, हो सकता है आपकी नज़र से गुजरा हो, कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसी के बारे में ये कहा हो कि इट्स ऑनर फॉर मी, कि इनके साथ मुलाकात करना जो है मेरे लिए बड़ा बाइज्जत है। नहीं सुना। और ये उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में कहा कि ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। तो आप ट्रंप की पर्सनैलिटी को देखें कि जब वो ज़ेलेंस्की जैसे बंदे को, जिसके ऊपर $1 बिलियन लगा दिए अमेरिका ने, और उसको बिठा के कैमरों के सामने बेइज्जत कर देते हैं, या फिर साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है उसका आप हशर देख लें, वीडियो चला दी जाती है और उसके बाद उसको बेइज्जत कर दिया जाता है। और उसमें जनरल आसिम मनीर के साथ बाकायदा लंच पे बुलाया गया और लंच पे बुला के वहाँ उनकी कैबिनेट भी है, फिर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी हैं और कुछ सोर्सेज ये कहते
करते हैं, अब ये सोर्सेज की बात है कि वहाँ पे 2 मीटिंग्स हुई, एक जनरल मीटिंग हुई जिसके अंदर बाकी सब लोग भी थे और उसके बाद एक पर्सनल मीटिंग भी हुई, और वो जो अलग मीटिंग हुई उसमें जनरल आसम मनीर और जनरल आसम मलिक साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और DGISI हैं वो, और दूसरी साइड पे शायद प्रेसिडेंट तो डेफिनेटली थे या उनके साथ शायद वाइस प्रेसिडेंट थे। तो अब ये दूसरी मीटिंग जो है ना उसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कुछ सोर्सेज ने कहा है कि दूसरी मीटिंग हुई है। मतलब ये जो 2 घंटे की मीटिंग है ये एक नहीं, ये 2 मीटिंग्स, 2 मीटिंग्स है। अब ये कहा जाता है, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको कंफर्म नहीं करेगी या अमेरिकन गवर्नमेंट इसको कंफर्म नहीं करेगी तो इसको कंफर्म नहीं समझना चाहिए, लेकिन ये इतलात अब आ रही हैं कि इस टाइप की एक दूसरी मीटिंग भी हुई। तो और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आप देख लें कोई फुटेज रिलीज नहीं हुई, इससे कोई किसी किस्म की तस्वीर नहीं दी गई, मीडिया के सामने नहीं रखी गई, अखबारात के अंदर छपे। वैसे हो सकता है ये तस्वीर कल तक आ भी जाए, और क्योंकि मेरा ख्याल है कि तस्वीरें आएंगे और फुटेजेस भी आएंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका देगी, वो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका देगी। ठीक। और फिर उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात की तो 2 पॉइंट उनमें बड़े दिलचस्प हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जो जनरल आसिम मनीर हैं वो हमसे बेहतर ईरान को समझते हैं, और ये बात उन्होंने कहा कि तस्वीर। दूसरा उन्होंने कहा कि वो जो सूरत हाल है ईरान और इसराइल वाली, उस पर ये भी मुझसे एग्री करते हैं। अब ये जो लफ्ज़ एग्री करना है ना, इसके अंदर वो तरह एक कैच है, और कैच ये है कि आप ये देख लें कि ट्रंप क्या चाहता है। ट्रंप ये चाहता है कि मुआहदा हो जाए और जो ईरान है वो अपना जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको रोल बैक कर दे या उसको कंट्रोल कर ले या कुछ और कर दे, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो वो मुज़ाकरात करना चाहता है, वो इस मामले को समेटना चाहता है, वो उसको कंट्रोल करना चाहता है। अब वो अगर ये कह रहा है कि एग्री कर रहे हैं ये जनरल आसिम मनीर, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये सालसी की तरफ जा रहा है, फिर ये मुज़ाकरात की तरफ जा रहा है, फिर ये मुआहदे की तरफ जा रहा है मामला। और मुझे यूँ लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जनरल आसिम मनीर साहब ने ये ऑफ़र की होगी डोनाल्ड ट्रंप को कि आप हमें मौका दें, हम ईरानियन के साथ बात करके, क्योंकि हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, वो हमें अंडरस्टैंड करते हैं और वो हम पे डिपेंड भी बहुत करते हैं और अब रिलाय भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप हमें मौका दें, जो आपकी शराइत है वो हमें बताएं और हम उनके साथ निगोशिएट करके फिर दोनों को टेबल पे लाके मामलात को सेटल करते हैं। आप इसराइल को संभालें, हम ईरान को संभालते हैं। मुझे लगता है कि इस टाइप की कोई सेटलमेंट हुई होगी, और उसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि आप देख लें पहले 2-2, 3-3 घंटे बाद ट्रंप कुछ ना कुछ ईरान के बारे में कहते थे और ये कहते थे कि अनकंडीशनल सरेंडर करें और आपको पता नहीं कि हम क्या कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जब से ये मीटिंग हुई उसके बाद ट्रंप की तरफ से कोई इस टाइप की वार्निंग नहीं आई, बल्कि जब वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से ये खबर आई कि ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ने बाकायदा इजाज़त दे दी है, तैयारी कर ली है कि अब वो किसी वक्त भी अटैक कर सकते हैं और अटैक का ऑर्डर जारी कर दिया, बस उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड किया हुआ। उन्होंने कहा कि इसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट उस वक्त करना जब मैं आपको मैसेज दूंगा। ठीक है। उस खबर का जवाब जो ट्रंप की तरफ से ये आया कि ये जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारी नेक्स्ट मूव क्या है। इसका मतलब ऑर्डर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर नहीं है, या अगर है तो उसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रहा ट्रंप, और उसने पाकिस्तान को मौका दिया है कि आप जाके ईरान के साथ मामला सेटल करें। ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा कैच है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान अगर ये कर जाता है, जो बड़ा इम्कान है कि पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है कि ईरान को समझा के मामलात को सेटल करके, क्योंकि ईरान भी मामलात को सेटल करना चाहते हैं, ये ज़हन में रखें कि वहाँ पे 2 गवर्नमेंट्स हैं, जो प्रॉपर गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि मामला सेटल हो जाए। इस वक्त जो इराक़ची साहब, उनके अब्बास इराक़ची साहब, वो तो जिनेवा के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ पर यूरोपियन यूनियन के साथ उनकी मीटिंग्स हो रही है, और 3 बड़े मुल्क हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, फिर उसके अंदर यूके, उनके तीनों के वज़रा ख़ारजा आज मिल रहे हैं उनके साथ। सही। और वहाँ पे बराबर मुज़ाकरात हो रहे हैं कि ईरान को सेटल किया जाए, तैयार किया जाए कि वो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक करके इसका मतलब है कि अमेरिका जंग से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। नहीं, इसमें दो गवर्नमेंट्स हैं ना। एक गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो मुज़ाकरात कर रही है और मामलात को सेटल करना चाहती है, और दूसरी गवर्नमेंट जो है वो पासदारान की है। ये जो लड़ाई हो रही है पासदारान की तरफ से हो रही है, वो उनका स्टांस मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं कि जी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुंह तोड़ देंगे, हम इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। तो एक साइड वो है, एक साइड ये है। तो वो आप ये समझें कि जानबूझ के गुड बॉय बैड बॉय वाली सूरत हाल है ईरान की तरफ से, और गवर्नमेंट उनकी जो है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो वाकई मुज़ाकरात करना चाहती है। आयतुल्लाह साहब भी मुज़ाकरात करेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि वो एक बड़ा कैच चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज़रा ऑनरेबल किस्म का तरीका हो। साथ अमेरिका भी चाहता है कि ऑनरेबल एग्जिट हो वहाँ से, क्योंकि ज़ाहिर है वो सुपर पावर है, और अगर सुपर पावर अचानक पीछे हट जाती है तो वो अमेरिका की रेट ख़त्म हो जाएगी। और ये जो ऑनरेबल एग्जिट है वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान उसको दे सकता है, अमेरिका को दे सकता है। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी ऑब्वियस है, और साथ साथ मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए एक बड़ी इज्जत की, प्राइड की बात है कि दुनिया ने तस्लीम किया। साथ साथ मोदी साहब जो हैं उनका मूड देख लें आप, उनके साथ क्या, वो आगे चल के हम बात भी करते हैं। यहाँ पे कुछ और बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। वो ये कहा जा रहा है कि, बल्कि एक सवाल किया जा रहा है कि ट्रंप जनरल आसिम मनीर साहब को, फील्ड मार्शल को, वो ब्रेकफास्ट पे भी बुला सकते थे, उनको डिनर पे भी बुला सकते थे, सिर्फ लंच पे क्यों बुलाया? तो इस किस्म के सवाल किए जा रहे हैं, और साथ ही जवाब दिया जाता है कि बिकॉज
पास अमेरिका के अंदर लंच इज नॉट फ्री, देयर इज नो फ्री लंच इन यूएसए। तो कहा जा रहा है जी गिव एंड टेक है, और अगर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है तो कोई असाइनमेंट भी होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत होगी। वो पाकिस्तान की स्टैटिक पॉलिसी है कि उसे ईरान के साथ नहीं लड़ना, क्योंकि पहले अफगानिस्तान के अंदर देख लें सूरत जिस किस्म की है, और वो भी पाकिस्तान को बड़ी मजबूरी में जाके अफगानिस्तान के अंदर टपकना पड़ा था, गिरना पड़ा था, शामिल होना पड़ा था। और रशिया अगर आगे ना आता तो पाकिस्तान कभी भी ये हरकत न करता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब रशिया आपके बॉर्डर पे आ जाए तो नेक्स्ट वो पाकिस्तान आएगा ना जी, तो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए पाकिस्तान को लड़ना पड़ा। वैसे उससे पहले जब तक रशिया वहाँ पे नहीं आया था और उसने वहाँ पे कला कमा नहीं किया था पूरी एस्टेब्लिशमेंट का अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के लिए थ्रेट उसने क्रिएट नहीं की, तो पाकिस्तान खामोश था। अब ईरान जो है वो नहीं चाहेगा पाकिस्तान कभी भी कि वहाँ पे इसराइल आके बैठे, या इसराइल बैक्ड वहाँ पे गवर्नमेंट हो, वहाँ पे रजा पहलवी की फैमिली जो दोबारा वापस आ जाए। और पाकिस्तान ये भी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर बमबारी हो और ईरान के अंदर एक इंसानी अलमिया जन्म ले। तो पाकिस्तान इस मामले को बड़ा कंट्रोल कर सकता है। और इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि ईरान जो है बहुत शक्कर पाकिस्तान के नारे लगा रहा है और पाकिस्तान के बहुत करीब है, और स्पेशली जो इंडिया ने उनको डस्टबिन चाहिए है, जो इंडिया ने उनके साथ धोखा किया, उसके बाद तो पाकिस्तान ईरान के बहुत ही करीब है, और ईरान समझ रहा है कि पाकिस्तान इसमें बड़ा मजबूत कंट्री है। और साथ जो अमेरिका है वो भी पाकिस्तान को इस वक्त अपना दस्तरखान बिछा के दरवाजे खोल के बैठा हुआ है। और ट्रंप जो है पहली मरतबा मैंने देखा कि वो पेपर पढ़ रहे थे और एक लफ्ज भी उसने इजाफी नहीं बोला किसी किस्म का कि कहीं ऐसा ना हो कि मामला खराब हो जाए। ठीक है ना, इंडिया की तरफ से ट्रंप के नेचर के अगेंस्ट है, मुकम्मल एंगेज्ड है, क्योंकि वो नॉन सीरियस आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है। मतलब टाइट कर सकता था पाकिस्तान को, ना होता तो कैमरे लगा के विजिट को ओपन कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो इतनी इज्जत जो है वो ट्रम्प ने, मुझे नहीं लगता किसी और को दी हो आज तक। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है और बड़ा कैश है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के दिन और अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। साहब, आपने जो बात की उसके अंदर बहुत वजन नजर आता है। आप ये देखिए कि एक साइड पे वो कह रहा है कि पाकिस्तान ईरान पे इसके साथ जो हो रहा है उस पर पाकिस्तान खुश नहीं है, दूसरी साइड पे ट्रम्प कह रहा है कि हम दोनों एग्री हैं एक ही चीज पे। तो जाहिर बात है जिस चीज पे पाकिस्तान खुश नहीं है उस पे एग्री तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि एग्रीमेंट सुलह में ही है, किसी तरह से सालसी हो कि मुआयना हो जाए और हमारी जान छूट जाए, क्योंकि अमेरिका को पता है कि जिस लेवल पे हम चले गए, अगर हम वहाँ पे बमबारी कर देते हैं तो ईरान के साथ हमारी जंग शुरू हो जाएगी। और ईरानियन जो है बड़े खौफनाक लोग हैं। फिर ऐसा नहीं है, पहले जब अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने बमबारी की थी तो उसका क्या नतीजा निकला, 9/11 का वाकया हो गया था। अगर ये इन्होंने ईरान के साथ भी इस तरह पंगा ले लिया तो ईरानी तो अजीबोगरीब सी कौम है, फिर तो वो कोई ना इनके एम्बेसी छोड़ेंगे ना इनके बैरी बेड़े छोड़ेंगे। तो फिर तो ये आपसे समझे खुदकुशी के मिशन पे रवाना हो जाएंगे, जो बिल्कुल अमेरिका अफोर्ड ही नहीं कर सकता इस वक्त। पूरे मीडिया में ये क्वेश्चन उठा हुआ था, डिसाइफर नहीं कर पा रहे थे इस चीज को कि भाई एग्रीमेंट किस चीज पे। भाई जब पहले उसने जुमला बोल दिया तो इसका मतलब है एग्रीमेंट सुलह पे, क्योंकि पाकिस्तान तो खुशी नहीं है। और चोई साहब, दूसरा हमारा टॉपिक ये तो ऑलमोस्ट आपने इसके अंदर ये कवर तो सारा ही कर लिया है कि पाकिस्तान ने जी मना लिया है। मैं अगर आपसे एक्चुअल में चंद जुमलों में कहूं कि बता दें कि क्या पाकिस्तान ने वाकई मना लिया अमेरिका को मुज़ाकरात के लिए? मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने मना लिया, और ये पाकिस्तान का कमाल है। और अगर ना मनाया होता तो अब तक जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पर्चे उड़ा चुके होता है ईरान के, या जो नई गुफ्तगू नए ट्वीट्स आ चुके होते हैं और ईरान को बुली को कर चुका होता है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे खामोश है। अच्छा, यहाँ पे ना अब सवाल ये है कि ईरान को टेबल पे कैसे लाया जाएगा। बड़ा सिंपल फार्मूला है कि जैसे कि उनके जो आयतुल्लाह है ना खामनेई साहब, उन्होंने 2003 के अंदर ये फतवा जारी किया था, अगर आपको याद हो। फतवा ये जारी किया था कि जो हम एटम बम नहीं बनाएंगे, उसकी वजह यह है कि मास डिस्ट्रक्शन है और बड़ी इंसानियत इसका शिकार हो सकती है, तो हम कोई ऐसा हथियार नहीं बनाना चाहते जिसके अंदर लाखों लोग मर जाएं। तो उन्होंने फतवा दिया हुआ है। इसी वजह से ईरान जो है उसने कोई एनरिचमेंट का बहुत ज़्यादा प्लान उसका नहीं है, ना ही बम लेवल तक उसने जाना है। फिर इसके साथ साथ IAEA देख लें, आज उसका वर्जन देख लें, उन्होंने कह दिया है कि ईरान ने कोई बम नहीं बनाया और ना ही वो इस लेवल तक जाना चाहता है। तो अब वो अपोजिट वर्जन ले रहे हैं। IAEA, इन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए यार, ये बहुत ज्यादा जो हमारी हमला, इतने लोग शहीद होने के बाद आप कह रहे हैं हमने तो ये कहा ही नहीं। इंटरनेशनल फोरम्स है ना सारे के सारे, ये ज्यूश हैं ज्यादातर, आप सीजन में रखिए गया या उनकी पुष्ट बनाई है इनको, और इसी वजह से इस टाइप की हरकतें करते हैं। जैसे लीबिया बर्बाद हो गया, जैसे इराक बर्बाद हो गया, फिर जैसे सीरिया बर्बाद हो गया, हमास बर्बाद हो गया, लेबनान बर्बाद हो गया, अब ये ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल फोरम्स हैं, ये अगर इनकी कभी एनालिसिस किया जाए तो इनके खिलाफ तो वार क्राइम होने चाहिए, वार क्राइम इनके खिलाफ केसेस बनने चाहिए प्रॉपर, क्योंकि ये क्रिमिनल्स हैं, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है। इनकी वजह से देखें लाखों लोग मारे गए, पूरे मुल्क बर्बाद हो गए। और ये जो इसराइल ने हमला किया उससे पहले एक रिपोर्ट आई ना जी, अब IAEA जो है अब इसका नया वर्जन देख लो। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये तो क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने तो लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया, कितने मुल्क बर्बाद हो गए। तो ये इंटरनेशनल फोरम जितने हैं, जितनी एजेंसीज हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा डीप जाके देखेंगे तो पता ही चलेगा कि ये किसी और जगह से ऑपरेट हो रही हैं, और ये मैसनरीज हैं, बिल्कुल आप ये समझो क्रिमिनल्स हैं ये।
तो अब दूसरा जो वर्जन लिया जा रहा है, इसका वर्जन का मतलब ये है कि अब वो ईरान को भी सेफ एग्जिट दे रहे हैं, अमेरिका को भी सेफ एग्जिट दे रहे हैं और साथ साथ इसराइल को भी सेफ एग्जिट दे रहे हैं कि कल को ये अमेरिका कह सकता है, इसराइल कह सकता है कि जनाब वो हमें गलतफहमी हुई थी वहाँ पे तो उन्होंने बम ही नहीं बनाया, गलतफहमी में इतने बंदे शहीद हो गए। ये तो है ना, ये तो ट्रेजेडी है इसकी। तो बहरहाल मुझे लगता है कि एक सेफ एग्जिट ईरान को भी दिया जाएगा, अमेरिका को भी दिया जाएगा और साथ इसराइल को भी दिया जाएगा। इसराइल को ये है कि ठीक है आपने फर्दो जो है उसके ऊपर आपने बम फेंक दिया आपने, लेकिन वो खास डैमेज नहीं होगा वो। और साथ ईरान की तरफ से ये डिक्लेरेशन आ जाएगी कि जनाब इस लेवल तक हम इसको एनरिच नहीं करेंगे यूरेनियम को, ठीक है, ये लेवल है जिस पे वो एनर्जी पैदा कर सके, ये बाकी जहां उसको इस्तेमाल वेस्ट का ड्यूल फेस देखिए कि ये एटमी प्रोग्राम रजा शाह पहलवी के दौर में शुरू हुआ था जिसे अब ये लाना चाह रहे हैं और इल्जाम इनके ऊपर। ज़ाहिर कुदरती बात है, देखो ये मकसद जो है ना वो न्यूक्लियर प्लांट नहीं था, ना ही उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था, मकसद सिर्फ और सिर्फ रजीम चेंज था, जो मकसद अब इनको हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, चलें नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं जी कि इजराइल इस वक्त बहुत गुस्से में है और उस गुस्से की वजह यह है कि जी 15 दफा हमला कर चुका है ईरान और ईरान ने लिटरली इस वक्त जिसे कहते हैं ना कि बजा के रख दिया, उन्होंने कमर तोड़ दिया इस वक्त इसराइल की। और सब मतलब एक मैं पता नहीं इस बात पे हंसूं या रहूं क्या कहूं कि उसके बेटे की जो शादी जो है ना वो उसे नेतन्याहू को वो कैंसिल करनी पड़ गई, कुछ गुस्सा उसका वो भी शामिल है और उसमें वो करने क्या जा रहा है, ये क्या वो कर सकता है, उसकी गवर्नमेंट के साथ क्या होगा, ये डिटेल से स्टोरी बता। अब ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो मुसलसल हो रहे हैं और बड़े खौफनाक हो रहे हैं। अब जो आखिरी हमला हुआ है वो 15वां हमला जैसे आपने फरमाया और इसके अंदर 65% जो बम थे या मिसाइल थे उनको ज़ाहिर है उन्होंने रास्ते में उड़ा दिया और 35% लगे हैं। और पहले ये होता था कि 90% को रोकता था इसराइल और 10% जो थे वो इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसका डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पे खत्म होता जा रहा है और मैक्सिमम जो है वो अब मिसाइल लग रहे हैं। और इस बार वार हेड्स भी थे, उसके ऊपर क्लस्टर बम भी थे और ये कहा है इसराइल ने, उन्होंने तस्लीम किया कि वार हेड्स भी आए इसके साथ और क्लस्टर बम जो है वो भी आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ईरान की तरफ से जो इन्वीजन है या रिएक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा खौफनाक होता चला जा रहा है। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो यूश आबादी है वो दौड़ रही है, वहाँ से निकल रही है और इसराइल ने तमाम एयरपोर्ट्स अपने बंद कर दिए हैं ताकि लोग यहाँ से निकल ना सकें, दौड़ ना सके, ताकि वो इंसानी शील्ड जो है उसके पीछे अपनी गवर्नमेंट को छुपा सके। लेकिन कश्तियों के जरिए पे जा रहे हैं और साइप्रस चले जाते हैं, बिल्कुल करीब है वहाँ से, और जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं वो खड़े होकर नेतन्याहू के खिलाफ बाकायदा नारे लगा रहे हैं। हम अपने ये वीडियो भी हमारे पास है जिसके अंदर वो नारेबाजी कर रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ, वो फ़लस्तीन के हक में बयान दे रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। और ये कौन है? ये इसराइली शहरी हैं। और इसके साथ साथ इसराइल के अंदर भी जो उसका मीडिया वो उसने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि हमने इस जंग में अब तक क्या फ़ायदा उठाया और हमारे कितने लोग मारे गए और अब इसका फ़ायदा क्या होगा। और देख लें बिल्डिंग जो है उड़ी हुई और ऐसा लगता है जैसे गजा के अंदर रह रहे हैं। तो वहाँ मीडिया अब सवाल कर रहा है, वहाँ पे पॉलिटिशियन जो है वो सवाल कर रहे हैं और अपोजिशन जो है वो भी सवाल कर रही है। नेतन्याहू इस वक्त बड़ा अकेला सा अपने आप को महसूस कर रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह इस सारे सिनेरियो के अंदर नरेंद्र मोदी की कैजुअलिटी होगी, बिल्कुल इसी तरह नेतन्याहू की पॉलिटिकल कैजुअलिटी होगी। ये बिल्कुल फारिग हो जाएगा मुकम्मल तौर पर सियासत से, क्योंकि इसने इसराइल को फंसा दिया हुआ है। और अब अमेरिका जो वो अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में है, क्योंकि अगर ये जंग अमेरिका के गले पड़ जाती है तो हो सकता है अमेरिका को नुकसान पहुंचा दे ईरान को, लेकिन उसके बदले में जो नुकसान अमेरिका को होगा वो रिकवरेबल नहीं होगा। तो अब अमेरिका जान छुड़ा रहा है। अब देखिए यूरोपियन यूनियन जान छुड़ा रही है, आज मीटिंग्स हो रही है उनकी, तो वो सब ये समझ रहे हैं कि इसराइल ने हमें फंसा दिया हुआ है, तो हमें कुछ अनरेबल रास्ता निकालना चाहिए। और अगर हम बाइज्जत रास्ता नहीं निकालते तो हम ये फंसते चले जाएंगे, क्योंकि ईरानी पुरानी कौम है, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है जी आप मार देंगे, इतना बड़ा मुल्क है, कितने लोगों को मार देंगे आप, क्या क्या तबाह कर देंगे। इन्होंने ख्वाब दिखाया था इसराइल ने कि एक ही दिन में हम खत्म कर देंगे, ईरान उठ ही नहीं सके। मेरा ख्याल है वो ही गरूर, मोदी का गरूर कि हम बस 1 घंटे के अंदर बर्बाद कर देंगे और अल्टीमेटली उसका जो नतीजा निकला ना वो मुझे लगता है कि ये जो साल चढ़ा है ना, या ये जो महीने हैं जिसके अंदर आप ये समझें कि मार्च से लेके ये जून तक का जो महीने, ये सुपर पावर्स के